हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वैसे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ मैथ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको कॉन्ग्रुएंसी से आपका प्रश्न है और एक प्रश्न निश्चित है कि आपको एक पूछता ही है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि ये कोई त्रिभुज एबीसी है और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा है। यहाँ पर कोई त्रिभुज आपका एबीसी है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर कोई त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा है। ये आपका P हो गया, ये Q हो गया और यहाँ पर ये R हो गया। यहाँ पर कह रहा है आगे की AB आपका 4 सेंटीमीटर है और AC जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है कि BC क्या है आपका 6 सेंटीमीटर है। उसी तरह से PQR में कह रहा है कि PR 4 सेंटीमीटर है। PR कितना है? 4 सेंटीमीटर है और PQ आपका 5 सेंटीमीटर है और आपका कह रहा है कि RQ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों आपको त्रिभुज हो गए। कह रहा है कि जो त्रिभुज एबीसी है किसके सर्वांगसम है। जो त्रिभुज एबीसी है अर्थात ये त्रिभुज है एबीसी, ये किसके सर्वांगसम है। इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ से शुरू हो रहा है एबीसी, इस तरह से चल रहा है ना। इसके रास्ते में क्या पड़ रहे हैं? 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है। उसी तरह से इस त्रिभुज में भी हम लोग देखेंगे कि 4 पहले आए, 6 आए और उसके बाद 5 आए। तो हम लोग इसके गणना इस तरह से करेंगे। तो जो त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी है, इसके सर्वांगसम होगा, यही आपको बताना है। तो कौन सा त्रिभुज इसके रास्ते में पड़ेगा? ध्यान दीजिए, ये आपको पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो पी हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, अर्थात त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी आर क्यू के। तो पी आर क्यू कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न आपको निश्चित है कि इससे पूछा ही जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है, कह रहा है कि एक टंकी जो घनाभ के आकार की है। यहाँ पर एक कोई टंकी है जो कि आपको घनाभ के आकार की है। तो घनाभ के आकार की टंकी किस तरह की होती है? इस तरह की आपको टंकी होती है। यहाँ पर इस टंकी का आपको आयतन दिया हुआ है कि जिसमें पानी भरा जा रहा है, उसका आयतन यहाँ पर 540 है। इसका जो आयतन है वो आपका 540 मीटर क्यूब है, ठीक है। और आगे इसमें कह रहा है कि यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर हो, यदि इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई 8 मीटर हो तथा चौड़ाई आपको 15 मीटर है। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो आपको 15 मीटर है। और आगे प्रश्न में कह रहा है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी। यहाँ पर कह रहा है कि पानी की गहराई, इसकी टोटल हाइट h होगी। यहाँ पर कह रहा है कि पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भाग क्या हो? भरी हो। अर्थात h का 2/3 भाग क्या है? यहाँ पर पानी है। तो यहाँ पर आपको पहले h निकालना होगा, तो आसानी से आप उसमें पानी की गहराई निकाल सकते हैं। पानी की गहराई आपको ये हो जाएगी और h टोटल ये है तो उसका 2/3 पानी की गहराई होगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका टोटल आयतन है ना इस टंकी का, यदि टोटल इसमें पानी भरा जाए तो इतना मीटर क्यूब पानी आएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आयतन का, जो इस टंकी का आयतन है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या होता है? एल बी एच होता है, एल बी एच। अर्थात यहाँ पर जो इसका आयतन है 540 है, तो 540 बराबर हो जाएगा क्या? एल की वैल्यू क्या है आपको? 8। इसकी लंबाई कितनी है? 8 है। तो 8 गुना चौड़ाई कितनी है आपका? 15 हो गई। 15 नहीं बल्कि 15 ही है। हाँ, यहाँ पर आपका 15 है और 8 मीटर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है आपका 15 और आगे आपका यहाँ पर h निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ से h आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 540 और बटा के इसे गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 120। इस शून्य से शून्य आपका कैंसिल हो जाएगा। इसे काटिए, 3 चौके 12 हो जाएगा। इसे काटिएगा तो 3 से आपका कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 से काटिएगा तो 3 का 3 हो जाएगा, 2 और 24 और 3 के 24, 18/4 अर्थात इसे काटिएगा तो क्या आएगा? 9/2 आएगा। अर्थात 9/2 क्या है? इसकी हाइट है। इस टंकी की जो हाइट है वो आपको 9/2 है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पर जो पानी की ऊंचाई है, यदि हम पानी की ऊंचाई के बारे में बात करें, पानी की ऊंचाई ना आपको निकालनी है, कितनी ऊंचाई तक इस टंकी में पानी भरा हुआ है। तो पानी की ऊंचाई आपकी कितनी है? h इंटू 2/3 अर्थात उसके हाइट की 2/3 भाग में पानी भरा हुआ है। तो यही हुआ। और h का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं कि h कितना है? 9/2 है। और इसमें गुणा करा देना है आपको 2/3 से। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 9 आपको कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। अर्थात जो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा है? 3 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया हुआ है। यहाँ पर दो समबाहु आपके त्रिभुज हैं। मान लीजिए ये दो आपको त्रिभुज में और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको 16 अनुपात क्या है आपका 9 है। आगे कह रहा है यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, जो ये छोटा त्रिभुज है ना, इसका परिमाप की बात कर रहा है कि ये आपका 63 सेंटीमीटर है, तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तब मान लेते हैं हम कि जो बड़े त्रिभुज की भुजा है वो A1 है और जो छोटे त्रिभुज की भुजा है वो आपको A2 है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है 16 अनुपात 9 है। यदि इसका परिमाप क्या है आपको 63 सेंटीमीटर है, छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर परिमाप तो आप जानते हैं ना कि 3 गुणा भुजा होता है। जो आपका ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है क्या होता है 3 इंटू भुजा होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है आपको 3 गुणा भुजा होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 3 गुणा जो भुजा इसकी कितने है, भुजा इसकी A2 है। ठीक है, तो इसकी भुजा आपको A2 हो गई और इसकी बराबर किसके होगी, तो आपको यहाँ पर जो इसका परिमाप है उसके, तो ये आपको हो जाएगा 63। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये A2 का वैल्यू निकाल सकते हैं कि A2 कितना हो जाएगा, 3 जाकर के इसमें भाग लग जाएगा तो आपका 21 हो जाएगा। अर्थात आपका जो A2 आ जाएगा इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 21 आ गई। अब ध्यान दीजिए यदि हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात जो आपका त्रिभुज ये है अर्थात A1 वाले त्रिभुज का और आपको A2 वाले त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल का अनुपात आपको यहाँ पर दिया हुआ है 16 अनुपात 9 है। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है A1 की भुजा आपको क्या है A1 हमने मान लिया है, और जो ये वाला त्रिभुज है इसके लिए भुजा क्या है आपको A2 है, तो ये भी आपका √3/4, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर A2 आपका ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ इनका अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 16 अनुपात 9 है, तो ये आपको हो गए 16 अनुपात आपका 9 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा A1 और बटा के A2, इसको हम लोग सम्मिलित रूप से स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर 16 बटा के आपका 9 हो गया। तो यहाँ से हम लोग A1 और A2 का अनुपात निकाल सकते हैं कि A1 अनुपात A2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 4 अनुपात 3 हो जाएंगे, ये आपका हो गया 4 अनुपात 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको A2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो A1 का वैल्यू आपको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर A2 जाकर के उधर गुणा हो जाएगा, अर्थात 4/3 A2 हो जाएगा। और A2 का तो वैल्यू आप जानते हैं कि 21 होता है, अर्थात 4 बटा के 3 गुणा 21, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहाँ पर 7, अर्थात ये क्या हो जाएगा A2 आपका 7 चौके 28, अर्थात 28 आपका A2 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको बड़े त्रिभुज की भुजा है, जो इसकी भुजा है A1, वो छोटे से कितनी बड़ी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी जो आ गई कितना आपको 28 आ गई, जो कि A1 है, और जो A2 है आपको 21 आ गई, तो कितनी बड़ी है 28 में से 21 को घटा दीजिए, अर्थात आपका A1 माइनस A2 कर दीजिए। A1 माइनस A2 अर्थात 28 में से 21 को घटाइए, कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर कोई त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल क्या है बराबर है। आगे कह रहा है जिसका परिमाप 6 पाई है, इसका जो परिमाप है ना वो आपका 6 पाई दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, इसका जो आधार है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, तो इसका संगत ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस वृत्त के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप से इसकी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। परिमाप आप क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसका परिमाप दिया हुआ है कि 6 पाई है। ठीक है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 3 बार में, अर्थात r क्या आया, यहाँ से r आपकी आ गई 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका जो त्रिज्या है r आ गया।
अब इसके यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, कहा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही ना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होगा, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा आर स्क्वायर, आर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 9 पाई हो गया। अब ध्यान दीजिए जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही आपका वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा आपका हाइट, ठीक है। और हाइट यहाँ पर आपको निकालनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसकी जगह हम लोग 9 पाई रख सकते हैं। ये 1/2 हो जाएगा, आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार इसका दिया हुआ है कितना 8 है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका आधार है वो 8 है और आपको यहाँ पर h निकालना है, इसे आप कैंसिल करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है। अब ये 4 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 पाई है ना, 9 पाई है और बटा में आपका ये क्या है, आपका ये आपको 4 आ जाएगा, यहाँ पर जो है बटा में 4 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सभी पाई में ही आ रहे हैं। ध्यान दीजिए अब इसमें 9 4 से 9 में भाग दीजिएगा, तो भाग दिएगा 4 गुना के 8 2.25 आपका आएगा और पाई भी साथ में रहेगा, तो ये आपका क्या आ गया, उसकी हाइट आ गई। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, एक प्रश्न इससे भी आपको निश्चित है कि पूछता है, माध्यमाधिका बहुलक से आपको निश्चित है कि एक प्रश्न आपको पूछता है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए जो भी आंकड़ा दिया होता है उसको या तो घटते क्रम में नहीं तो बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। तो पहले हम लोग इसे सजा लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। 2 कितनी बार है, देखिए 2 आपको 2 बार है, पुनः अब 3 को लिखेंगे, तो 3 कितनी बार है, 2 बार है, आगे भी 3 है, नहीं है। अब उसके बाद 4 को देखेंगे, 4 कितनी बार है, देखिए ध्यान से 4 बार है। अब उसके बाद 4 के बाद 5 आएगा, 5 इसमें है नहीं। 6 को देखिए, 6 कितनी बार है, 6 आपका एक ही बार है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 7 है, नहीं है। तो 8 को देखिए, 8 हो गया आपको कितनी बार, 2 बार 8 है, आपको 2 बार 8 है। उसके बाद हम लोग 9 को देखेंगे, तो 9 आपका 1 बार है। उसके बाद आपका आ जाता है 14, तो ये है आपका 14। ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर आपको 13 संख्या है। अर्थात यदि हम इसकी बात करें माध्यक की, अर्थात जो मध्य में है वो क्या है, आपका 4 आएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जो आपका 7वां टर्म होगा वही क्या होगा, माध्य होगा। अर्थात यही दोनों ओर से बीच में, इधर से भी 7वां होगा और इधर से भी 7वां होगा, तो जो बीच में होता है वही माध्यक आपको कहलाता है। तो यहाँ पर आपका माध्यक आपका 4 हो गया। और यहाँ पर कह रहा है बहुलक, तो यदि हम बहुलक की बात करें तो कौन सबसे अधिक संख्या में वही उसका बहुलक होता है, तो जो सबसे अधिक संख्या में वही बहुलक है। तो 4 3 बार है, यही सबसे अधिक संख्या में है, तो बहुलक इसका कितना हो गया, 4 हो गया। और इसका जो माध्यक कितना आ गया, माध्यक आपका आ गया 4। उसी तरह से यहाँ पर आपको निकालना है परिसर, तो परिसर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर सबसे बड़ी संख्या होती है और उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। तो 14 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या आपका 1 है, 1 को घटा दीजिएगा तो परिसर आपका आ गया 13। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि जो माध्यक तथा परिसर है इनका माध्य आपको ज्ञात करना है। जो बहुलक है, माध्यक है और परिसर है, इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य तो जानते हैं कि माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा के आंकड़ों की संख्या होती है। तो माध्य आंकड़ों का योग, ये आंकड़े आपको 3 है, 4 + 4 + 13 बटा के इनकी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा टोटल 21, 21 बटा के 3, तो कितना आया, 7 आया। 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा भी प्रश्न आपको निश्चित है कि एक पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या इन दो संख्याओं के बीच में स्थित नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि जो स्थित नहीं है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है।
तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, या तो आप उसे भाग दे करके पॉइंट में निकाल करके देख सकते हैं, तो इनको भी आपको पॉइंट में निकाल करके देखना होगा। नहीं तो मैं एक इसमें बताता हूँ क्या वो क्या करना है। यहाँ पर आपको इन दो संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। इन दो संख्याओं का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आएगा, 8 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 24 आएगा। ध्यान दीजिए ये आपका 24 हो गया। तो इन संख्याओं को इसके रूप में लिखिए जिसका हर क्या हो 24 हो। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए यदि आप 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 4 से यदि नीचे गुणाएंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा आपको करना पड़ेगा। तो ऊपर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -20 और नीचे हो जाएगा 24। अब उसी तरह से इसमें भी, इसमें 24 हर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 21। अर्थात जो ये संख्याएं है ना वो आपको इसके और इसके बीच में आनी चाहिए। तो उसके लिए वही काम इसमें भी करना है कि हर को आपको 24 बनाना है। 24 बनाने के जितना से गुणा करेंगे हर में उतना से ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 24 है तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये -17 बटा के 24 का इसके बीच में आ रहा है, देखिए ये -20 है और ये 21 है, तो इसके बीच में ही ना आता है, तो ये तो इसके बीच में आ जाएगा। लेकिन नहीं बीच में कौन होगा उसको यहाँ पर ऑप्शन में देखना है। अब देखिए ये -3 बटा के 4 इसको 24 बनाइए। यदि हम ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, -18 और बटा के 24। -18 बटा के 24 इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये इनके बीच में आ रहा है। अब देखिए ये वाला है, इसको भी आप 4 से ऊपर नीचे क्या कीजिएगा, गुणा करा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 24। उसी तरह से ये आपको हो जाएगा 20। ये हो गया 20 बटा के 24। 20 बटा के 24 भी इसके बीच में आएगा। 21 क्या है, बड़ा है ना, तो 20 छोटा है, तो 21 बटा के 24 बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन इसके अंदर ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि बीच में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, यही होगा जो कि इसके बीच में नहीं होगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा 24। तो 22 बटा के 24 -22 इधर आ जाएगा, इसके बीच में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसका पावर क्या है, आपका माइनस में है, सबका पावर क्या है, आपको माइनस में है। तो इसको क्या करना है, आपको माइनस से यदि पावर हो तो उसको प्लस में करने के क्या करते हैं, अंक को पलट देते हैं। अंक को पलट देंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अर्थात इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 8 बटा 3 के पावर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, गुना माइनस आपका यहाँ पर 5 है ना, यहाँ 5 बटा के -4 का पावर कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इनको पलट देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट करना है और इसका व्युत्क्रम आपको बताना है। तो इसे आप यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ना कि 8 गुना 8 बटा में 3 गुना 3 लिख सकते हैं, पावर 2 है। तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5, और आपको यहाँ पर 4 को 3 बार, 4 को 3 बार लिखिएगा तो 4 गुना 4 गुना 4 लिखिएगा, और माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आगे यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे, माइनस ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इसे कैंसिल कीजिए तो 4 गुना के 8 हो जाएगा, पुनः इसे काटिएगा तो ये योग इससे कट जाएगा, और ये 2 से 2 ये 4 आपका कट जाएगा। उसी तरह से अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आपको -50 25 5 125, तो ये हो गया 125 बटा के 9। लेकिन इसका क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। इसका आपको व्युत्क्रम निकालना है कि व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होगा, इसको पलट दीजिए, इसको पलटिएगा तो -9 बटा के 25 क्या हो जाएगा, 125, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो -9 बटा के 125 ऑप्शन नंबर 1 है, यही इसका आपको आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पर कहता कि आपको योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सिर्फ इसका चिन्ह बदल जाता, वही उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता। इसका चिन्ह सिर्फ आप बदल देते, उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता। तो इसका चिन्ह यदि बदलते क्या हो जाए, 125 बटा के 9 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसको क्या करना है, आपको पलट देना है, तो पलट दीजिएगा, वही उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है तो ए का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है, और इसका पावर आपको दिया है कि 3 बटा के 2 है, और एक इसके बराबर है 6 के क्यूब इंटू ए है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 169 में से 25 को घटाइएगा तो 144 आएगा, और 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और पुनः इसका आपको दिया हुआ है 3 बटा के 2।
तो ध्यान से दीजिए, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर है 6 क्यूब इंटू ए। यहाँ पर आपको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए 12 का पावर 3 आपको यहाँ पर बचेगा, अर्थात 12 गुना 12 गुना 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 6 का क्यूब अर्थात 6 गुणा 6 गुणा 6, इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में, इसे भी 2 बार में और इसे भी 2 बार में, तो क्या आएगा आपको 8 आ गया। 8 को यहाँ पर दिया नहीं है तो 2 के पावर 3 हम लोग 8 को लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, आपको दिया हुआ है कि इतना बराबर इतना है, तो x और y आपके यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो x माइनस वाई आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर है x इंटू, तो यहाँ पर x और y को एक साइड में लाइएगा तो x के इधर क्या आएगा, बटा में हो जाएगा y, और उधर उसको ले जाइएगा तो ये इसके बटा में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो है 867 है वो आपको इसके बटा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 243 हो जाएगा। अब देखिए, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं कि 867 बटा में 243। अब इसे आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 8 24 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, इसे 3 से कीजिएगा तो 3 दूना के आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 8 24 हो जाएगा, तो पुनः आपको 2 27 3 27 हो जाएगा, 289 बटा के 81। तो इसे हम लोग इसका यदि हम वर्गमूल निकालें 289 का, तो ये आपका 17 आएगा और 81 का हो गया 9। यहाँ पर कह रहा है कि x और y क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनके बीच का HCF क्या हो, 1 हो। दो संख्याओं का युग्म जिनके बीच का HCF 1 हो। तो यहाँ पर देखिए 17 और 19 का HCF क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य हो जाएंगी। तो इसी के बारे में कर रहे हैं, और उन्हीं का अंतर निकालना है, x माइनस वाई आपका निकालना है कि x माइनस वाई क्या होगा। तो x का काम क्या करेगा, 17 करेगा। यहाँ पर जो आया है आपका x बटा वाई भी ना आया है कि x बटा वाई आपका 17 और बटा के 9 है, तो x का काम क्या करेगा आपका 17 करेगा और y का काम 9 करेगा। इसमें से घटा लीजिएगा, घटाइएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई समतल दर्पण है और यहाँ पर ऋतु खड़ी है। यहाँ पर कोई ऋतु है जो कि खड़ी है। ठीक है, यहाँ पर ऋतु है वो खड़ी है। यहाँ पर कह रहा है कि ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है, आपको 10 मीटर है। तो यहाँ पर जो उसके प्रतिबिंब की दूरी है और ऋतु के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलती है, क्या करती है, यहाँ से वो 2 मीटर इधर चलती है, 2 मीटर इधर आपको चलती है दर्पण की ओर, तो आगे कह रहा है कि तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी रह जाएगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इस प्रतिबिंब और ऋतु के बीच में दूरी कितनी रह जाएगी। तो एक बात आप जानते हैं कि समतल दर्पण में किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब क्या बनता है, जो व्यक्ति जितना दूर समतल दर्पण से खड़ा होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर उस दर्पण में भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 10 मीटर है इसकी दूरी, अर्थात जो प्रतिबिंब से इसकी दूरी है वो आपको कितनी होगी, यहाँ पर 10 मीटर उस प्रतिबिंब से इसकी प्रतिबिंब जो इसका दर्पण है प्रतिबिंब है उसकी दूरी आपको 10 मीटर है। तो इस दर्पण से यदि ऋतु की दूरी के बारे में बात किया जाए तो कितना होगा, 5 मीटर उसकी दूरी होगी इस दर्पण से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक बात कि यहाँ पर क्या है, ये 2 मीटर इधर चलती है ना, तो प्रतिबिंब जो आपका इधर 5 मीटर यहाँ से है ना, यहाँ से जो इसकी दूरी है दर्पण से 5 मीटर है, तो 5 मीटर अंदर इस प्रतिबिंब में इस दर्पण में उसका प्रतिबिंब बना होगा। तो यहाँ पर जो 5 मीटर है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो 2 मीटर इधर खसकेगा ना, तो जो इसके प्रतिबिंब में दूरी है वो भी आपको 2 मीटर इधर खिसक जाएगी। अर्थात जो उसकी दर्पण जो उसकी दूरी है वो 10 मीटर न रह करके अब यहाँ से 2 मीटर और खिसक जाएगी, और इधर से 2 मीटर ये खिसकी है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर इधर खसकेगा, अर्थात 4 मीटर खिसकेगा। तो उसकी जो यहाँ पर दूरी हो जाएगी, जो नींव वाली दूरी हो जाएगी, वो आपको 6 मीटर हो जाएगी। जो प्रतिबिंब में जो उसका दर्पण है प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब से इसकी दूरी आपको 6 मीटर हो जाएगी। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया हो तो पुनः एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर उसकी दूरी क्या है, दर्पण से इसकी दूरी 5 मीटर है। ठीक है, अब दर्पण से दूरी 5 मीटर है, तो दर्पण से क्या कर रही है, 2 मीटर क्या चल रही है, इधर चल रही है, तो दर्पण से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। दर्पण से दूरी इसकी 3 मीटर हो जाएगी।
तो ये दर्पण से दूरी इसकी 3 मीटर है, लेकिन इसका प्रतिबिंब दर्पण में 3 मीटर दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर 3 मीटर इसकी दूरी और 3 मीटर इस दर्पण की दूरी जो अंदर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी उसकी 6 मीटर दूरी पर हो जाएगी। आशा है कि अब ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, याद रखना भी चाहिए, यदि पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद होगा। यहाँ समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब आपको उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा होता है। तो आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।